क्या कभी कोई मर के जीवित होता है? आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा थोड़ी कभी कुछ होता है कि कोई मर के जीवित हो जाए। पर फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि कल्पना कीजिए कि कोई एक जीव 13,000 साल पहले रहा करता था और वो दोबारा से जीवित कर लिया गया है, और वो भी लेबोरेटरी में। तो आप इस पे क्या कहें? जाहिर सी बात है कि थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होगी मन में। तो अभी कुछ ऐसा ही हुआ है। विलुप्त जो डायर वुल्फ था उसको 13,000 साल बाद वापस जिंदा कर लिया गया। इस प्रकार के कुछ विशालकाय ये डायर वुल्फ हुआ करते थे, जो कि आज से 13,000 साल पहले होते थे। इसी को ही जो गेम ऑफ थ्रोन्स GTA देखी होगी आप में से बहुत से लोगों ने, उन्होंने देखा होगा कि वहां पे इन वुल्फ्स को दिखाया गया है। अभी जो वुल्फ्स होते हैं वो भूरे रंग के ग्रेश से थोड़े होते हैं, तो वो तो कॉमन है। पर ये जो सफ़ेद बर्फीले वुल्फ्स थे ये अब देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये 13,000 साल पहले हुआ करते थे। देखिए, जानते हैं क्या है पूरी खबर। अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है क्लोजल बायोसाइंसेस। ये कई सालों से शोध कर रही थी ऐसे ही जीवों को दोबारा जीवित करने के लिए, जैसे चाहे मैमथ हो, जो बड़े बड़े हमने हाथियों को कई बार आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, या इसी प्रकार के और जीव जिसमें हम डायनासोर्स को भी रख सकते हैं। तो इनको जिंदा करने के लिए इनका पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें ये इनके फॉसिल्स वगैरह को लेकर के इनको जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में इन्होंने अभी सबसे पहले डायर वुल्फ्स जो थे, जो कि विलुप्त हो चुके थे 13,000 साल पहले, उनको पुनर्जीवित कर लिया है। और ये पहला सफल डी एक्सटिंक्शन है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, खो जाना। कोई स्पीसीज जब धरती से समाप्त हो जाती है पूरी तरीके से, एक भी उसका कोई जीवित प्राणी ना बचे, तो हम कहते हैं कि वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, एक्सटिंक्शन हो गया उसका। तो इसको डी एक्सटिंक्ट कर लिया गया है, वापस से उस प्रजाति को ले आया गया है। चलिए जानते हैं डेयर वुल्फ के बारे में कि ये डायर वुल्फ्स होते क्या हैं, कौन थे ये। अभी से लगभग 13,000 साल पहले जो उत्तरी अमेरिका है वहां पे ये रहते थे। अभी जो आधुनिक हम ग्रे वुल्फ्स देखते हैं उसी से मिलते जुलते थे, लेकिन आकार में ये काफ़ी बड़े होते थे। जिनकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 6 फीट तक की इनकी लंबाई होती थी, और काफ़ी भारी 68 किलोग्राम तक का वजन लिए हुए होते थे। सफ़ेद घने बाल, जो कि आप देख ही सकते हैं इसमें, है ना, कितना चमकीले सफ़ेद बाल हैं। घने बाल होते थे और काफ़ी ताकतवर होते थे। भारी भरकम इनका शरीर रहता था। घोड़ों, बाइसन और शायद मैमथ जैसे जो बड़े जानवर थे उनका ये शिकार कर। अब विलुप्त हुई क्यों होगी ये प्रजाति? देखिए, उस समय पे कोई मानव तो था नहीं देखने के लिए, है ना, कि क्यों विलुप्त हुई है। पर हम ये कयास लगा सकते हैं कि ये प्रजाति जो है वो मानव शिकार की वजह से, शिकार की कमी की वजह से विलुप्त हो गई। अभी ऐसा हुआ कैसे है, कैसे ये चमत्कार हुआ? देखो, DNA खोजा गया। 13,000 साल जो पुराना दांत था, और उसी के साथ साथ 72,000 साल पुरानी खोपड़ी थी, ये प्राप्त की गई थी। तो इसी में जो अंदर के पेट्रस बोन थी, वहाँ से DNA को निकाला गया। DNA से डायर वुल्फ का जीनोम एक्सट्रैक्ट किया गया, उसका ब्लूप्रिंट बनाया गया, और उसी से डायर वुल्फ की तुलना की गई ग्रे वुल्फ। तो ग्रे वुल्फ हो, चाहे कोयट हो, जैकल हो, जितने भी उससे मिलते जुलते आसपास की दूसरी प्रजातियां थी, उनसे सबसे इसके निकट संबंधों को देखा गया और उसका पूरा ब्लूप्रिंट खाका तैयार किया। तो निकटतम जो सबसे जीवित संबंधी इसका निकला वो है ग्रे वुल्फ, जिससे इसका DNA 99.5% मिलता है। देखो, तो ऐसा हुआ कैसे? जीन एडिटिंग की गई, इस तरीके से जीनोम को बना लिया गया, और DNA बदलाव के बाद जो भ्रूण बना, उस भ्रूण को एक सैरोगेट डॉग के अंदर रखा गया, फीमेल डॉग में रखा गया। और 1 अक्टूबर 2024 को 3 जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पप्स थे उनका जन्म हुआ। इसमें से 2 नर हैं, रोमुलस और रेमस। वहीं पे एक जो है वो मादा है, जिसका नाम रखा गया खलीसी। और ये खलीसी भी गेम ऑफ थ्रोन्स के ही एक कैरेक्टर से प्रेरित नाम है, जिसको ये नाम दिया गया। ये जो पप्स हैं ये सामान्य ग्रे वुल्फ नहीं है, बल्कि डायर वुल्फ जैसे दिखने वाले कुछ गुणों वाले हैं। अब देखो, 2 चीज़ होती हैं जब भी हम जीन एडिटिंग की बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं ना, तो उसमें 2 टाइप के गुण होते हैं। एक को हम कहते हैं जीनोटाइप, दूसरे को कहते हैं फिनोटाइप। तो अगर हम इन वुल्फ्स की बात करें तो ये फिनोटाइपिकली तो बिल्कुल जो डायर वुल्फ्स थे उनकी तरह हैं, लेकिन अगर हम जेनोटाइपिकली बात करें तो ये बिल्कुल उसकी तरह नहीं है।
यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि बाहर से दिखने में, संरचना में ये डायर वुल्फ्स हैं, लेकिन अंदर से जो जेनेटिक कोडिंग है, बाकी सारी चीज़ें जो पेयर्स हैं जीन्स के, हम कह सकते हैं कि वो ग्रे वुल्फ्स के हैं। तो पूरी तरीके से किसी जो एक्सटिंक्ट हम कहें प्रजाति थी उसको एज इट इज़ बनाना अभी भी साइंस की पहुंच से बाहर है। आगे अगर हम इतने ज़्यादा सीक्वेंसेस बना पाएँ, जैसा कि अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जीन में बहुत सारे अलग अलग पेयर्स होते हैं, उसमें फिनोटाइप, जेनोटाइप है ना, ऐसे करके चीज़ें होती हैं। जब आप डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे उसको, पर हम सिंपल ऐसा समझ लेते हैं कि आंतरिक संरचना में, आंतरिक गुणधर्मों में ये उससे अलग हैं, वहीं पे बाह्य संरचना में, दिखावे में ये बिल्कुल डायर वुल्फ्स के लिए। अब थोड़ा सा जीन एडिटिंग के बारे में समझ लेते हैं। जीन एडिटिंग होती क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी जीव के जो डीएनए है उसमें बदलाव किया जाता है। ऐसा डीएनए ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ऐसा 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें बीच बीच में से कॉम की तरह जुड़े हुए ये स्ट्रैंड्स होते हैं। करते क्या है कि जो भी सेगमेंट है इसको कट कर लिया जाता है और उसमें डिज़ायर्ड जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, चीज़ें हैं, उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। इसी को हम सिंपल सा एडिटिंग, सिंपल से तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, कि कोई हिस्से को काट दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए और नया हिस्सा जो है उसको वहाँ पे जोड़ दिया जाए, जिससे कि जो मौजूदा जीन होता है उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, अगर हम जीनोम की बात करें, होता क्या है जीनोम? तो जीनोम किसी भी जीव का डीएनए सेट होता है जिससे ये आधारित होता है पूरी तरीके से कि कोई कैसा होगा, कैसे बात करेगा, कैसे चलेगा, कैसे सोचेगा, सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है शरीर को, जो पूरे निर्देश की एक पुस्तिका हम कह सकते हैं कि होती है, वो क्या होती है? वो जीन्स होते हैं, हमारा डीएनए। अब ये जो जीन एडिटिंग की टेक्निक है जो कि काफ़ी चर्चा में भी रहती है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, वो है CRISPR-Cas9। ये एक ऐसी जीनोम एडिटिंग टूल है जिसे अक्सर जेनेटिक कैंची कहा जाता है। इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डूडान ने 2020 में नोबेल पुरस्कार जीता था इसी टेक्निक के लिए। इसमें 2 चीज़ें होती है। देखो, एक तो होता है गाइडिंग आरएनए, जिसको जीआरएनए कहते हैं। ये एक छोटा सा आरएनए अणु होता है, डीएनए के उस हिस्से को ये ढूंढने में मदद करता है जहाँ पे बदलाव करने की आवश्यकता है। वहीं पे जो Cas9 है, ये एक एंजाइम है जो डीएनए को काटने वाला एंजाइम है, ये वहाँ पे जाके इसको काटने का काम करता है। ठीक है, अब जब वहाँ से हिस्सा कट गया तो दूसरा फिर इंसर्शन हो जाएगा, वहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाएगा जो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर होगा उसको। ठीक है, तो आशा है आपको अच्छे से टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।